जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव 2019 का जो ये माहौल चल रहा है, इस माहौल में नए नए बयान सुनने को मिल रहे हैं। कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मैं हूँ चौकीदार का नारा देते हैं, तो कभी राहुल गांधी उनके विरोध में लगातार टिप्पणियां करते नज़र आते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है और इस समय एक तरीके से जो माहौल है, इस माहौल में जनता को ये जानना ज़रूरी हो गया है कि आखिर ये जो लोकसभा चुनाव होने वाला है इसमें वो किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करें। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के फोरम 4 भी लोगों के बीच जा रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए, किनको देख करके वोट करना चाहिए और कौन सी पार्टी सही है, क्या नज़रिया होना चाहिए जनता को वोट करने का। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए आज एक ऐसे ही युवा हंसराज कॉलेज से अतुल दुबे जी हैं। अतुल दुबे जी, फोरम 4 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का युवा है, जिस तरीके से चल रहा है कि मतलब युवाओं के लिए क्या कौन सी पार्टी क्या कर रही है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि मतलब किस तरफ लोगों का रुझान होना चाहिए और कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए इसको लेकर के? पहले तो मैं एक कविता के माध्यम से इसकी शुरुआत करूंगा कि अब यह नाटक नहीं सहूँगा, अब मैं चुप नहीं रहूँगा। माता पिता के आंसुओं की इस चिल्लाहट को, एहसास को नहीं सहने दूंगा और अब मैं बेरोज़गार हूँ क्योंकि यह देश की सरकार हमारी नहीं सुन रही है। सबसे पहले जो आज 1.5 करोड़ वोटर्स हैं वो क्या उपेक्षा रखकर किसको वोट देंगे, ये एक सोचने वाली बात हो गई है। क्योंकि आज पढ़े लिखे बेरोज़गार घूम रहे हैं और उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई रोज़गार का संसाधन नहीं है, क्योंकि नौकरियां निकल नहीं रही सरकार के खजाने से। तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो और जो जनता है और लोकतंत्र का जो खतरा है हर जगह मंडरा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इस बार जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है और जो नए वोटर्स हैं उनके पास भी आज हर एक संसाधन है, उनके पास आंकड़े हैं। अगर आप मोदी सरकार के 2014 से 2019 तक की सरकार को देखें आप, तो ठीक 1984 की बात याद आती है जब पूर्ण बहुमत से किसी जनता ने किसी सरकार को चुना है। और वो जनता जब चुनती है किसी बड़ी सरकार को तो बहुत सारी उपेक्षाएँ रखती है। आज जो हमारे देश की स्थिति है इतनी डल हो चुकी है, आर्थिक इस स्थिति जो है, इतनी कंडीशन जो है इतनी लो हो चुकी है कि हमारा देश कैसे ग्रो करेगा। तो कहीं ना कहीं ये आज हमारे देश के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस सरकार के माध्यम से। ये जो खतरे की बात कर रहे हैं, क्या ये जो है अभी 5 सालों में देखने में आया है या इसके पहले भी कुछ ऐसा ही खतरा देखने को मिल रहा था जब कांग्रेस की कांग्रेस की सरकार थी उसमें? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, जो कांग्रेस ने वादे किए वो कर रही हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं जनता नाखुश थी कांग्रेस से तभी बीजेपी को सत्ता में लाई है। और बीजेपी के द्वारा जो बड़े बड़े वादे थे, लगभग 165 योजनाएं मोदी सरकार ने लॉन्च की हैं भारत में, और जिसमें से 112 ऐसी योजनाएं जो कल्याणकारी हैं। और आज देश की जो पॉपुलेशन है लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। और अगर उनके आंकड़े देखे जाएँ तो जैसे आपको मैं डाटा देता हूँ कि जैसे कि मुद्रा योजना है, उनमें 10 करोड़ 25 लाख लोगों को फ़ायदा हुआ है उनके आंकड़ों के हिसाब से। और जनधन योजना है, अटल पेंशन योजना है, इन सब योजनाओं के तहत 100 करोड़ से ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। ये मोदी सरकार के आंकड़े बताते हैं। तो फिर क्या इनको चौकीदार शोभा देता है लगाना? तो फिर तो इनको विकास पुरुष नाम लगाना चाहिए। आज हर जगह चौकीदार के जो कैंप चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चौकीदार का जो नाटक है, तो ये एक युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह और खतरा है। ये चौकीदार जो है, चौकीदार का जो अर्थ लगा रहे हैं आप जो कहना चाह रहे हैं, क्या वही चौकीदार का अर्थ है? आप क्या उसको समझ रहे हैं? चौकीदार को आप इतना चौकीदार जो लगाने का आप इतना विरोध कर रहे हैं, ये विरोध क्यों है आखिर? देखिए, चौकीदार की बात ऐसी है कि अगर राफेल डील में मोदी सरकार वास्तव में सही है तो उसको सही आंकड़ा डाटा देना चाहिए। अगर जेपीसी की जांच नहीं हुई है तो उनको सच्चाई बतानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक से इन्होंने झूठ बोला। आज जो हमारे सरकारी संस्थान है, संविधान है, उनको भी खतरा है। आप पिछले दिनों में जाइए वापस और देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर बैठकर बोल रहे हैं लोकतंत्र को खतरा है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जज हैं वो तो उनको सामाजिक, अर्थात उन्हें कोई राजनीतिक तथ्य से मतलब नहीं है, पार्टियों से मतलब नहीं है, तो क्यों आकर बाहर
ये बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ आरबीआई का गवर्नर क्यों बार बार रिज़ाइन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप और ये हम सबको ये जानने की बात ज़रूरत होती है, क्योंकि आज जो देश का जो नज़रिया है, जो लोगों का नज़रिया है, उस नज़रिए को मोदी सरकार हटाना चाह रही है और जो मेन मुद्दे हैं उससे भटकाना चाह रही है। आप एक युवा हैं और छात्र भी हैं हंसराज कॉलेज में, और अगर आप देखें तो ये जो एक युवा आप छात्र हैं, आपको एक सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन होती है? आखिर आपको या आप जैसे जो युवा हैं उनको क्या एक्सपेक्टेशन होती है, और क्या वो मोदी सरकार उनको फुलफिल करने में समर्थ रही है, सफल रही है? देखिए, कौशल विकास योजना और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें लोगों को जो बेरोजगार हैं उनके लिए मोदी सरकार ने योजनाएं लॉन्च की। और आज देश की स्थिति ऐसी है कि जो एनपीए है इतना 14,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुका है। अर्थात जो कर्ज है बैंकों के द्वारा लिया जाता है, वो बैंकों के पास उन्हें पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आज उन योजनाओं के तहत जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज वो खतरे में है। हमारे खुद के दोस्त, साथी, बड़े भाई लोग इन सब योजनाओं में से जो जुड़े थे, आज वो घर में बैठे हुए हैं, आज उनके पास पैसे नहीं हैं। और कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जी द्वारा जो ये 3 साल का जो ये मुद्दा लाया जा रहा है कि 3 साल किसी भी सरकारी संस्थाओं से कोई कागज़ या पैसे या ऐसे कोई टैक्स नहीं लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें कोई सच्चाई हो सकता है ये पॉजिटिव इसका तथ्य निकले। साथ ही साथ जो न्याय है, आप देखिए, एक तरफ मोदी सरकार एक परिवार को 6 रुपये दे रही है और वहीं दूसरी तरफ एक सरकार 7,000 रुपये एक परिवार को दे रही है हर महीने, अर्थात 72,000 रुपये साल में दे रही है। तो कहीं ना कहीं न्यूनतम आय दर एक देश की जो ऐसे वर्ग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, अगर उन्हें थोड़ा सा सहयोग मिलेगा तो हो सकता है उनका कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, उनका जो परिवार का जो सोच होगी, अगर पैसे होंगे तो उनकी सोच बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी तथ्य बहुत मायने। जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसको आप ज़्यादा पढ़ने और सोचने की बात नहीं है, चूँकि आप 2000 पहले अर्थात 2014 में भी आप आइए, आपको मैनिफेस्टो में सेम वही तथ्य निकलेंगे। राम मंदिर मुद्दा, गरीबी हटाओ, और साथ ही साथ जो किसानों के लिए और युवाओं को 2 करोड़ रोजगार, आपको यही मुद्दे दोबारा उनके मैनिफेस्टो में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर जहाँ कांग्रेस की बात में आप आते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बार जो गर्ल्स के लिए है, वुमेन के लिए 30% रिजर्वेशन रखा है गवर्नमेंट जॉब के लिए। साथ ही साथ जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 2.5 से 3% तक जीडीपी बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं, और आप न्याय देख लीजिए उनकी स्कीम, और साथ ही साथ युवाओं को बिजनेस करने के लिए 3 साल छूट सरकार के द्वारा, उन्हें कोई भी प्रकार का भटकना या टैक्स या अर्थात अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए कोई ज़्यादा झंझट नहीं झेलनी पड़ेगी। क्योंकि आज जो सरकार का जो जीएसटी है, गब्बर सिंह टैक्स 28%, वो कहीं ना कहीं छोटे जो दुकानदार हैं, जो गरीब हैं, उनकी जो कमर तोड़ रही है। आज जो रोजगार अगर या बिजनेस खोलना भी चाह रहा है तो जीएसटी के माध्यम से इतना डरा हुआ है कि वो खोल भी नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं 18% जीएसटी की भी मांग कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है और रहेगी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आने वाले युवाओं के लिए, आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा परिवर्तन हो। वही कांग्रेस जिसको लोगों ने हटाया, उसके बाद मोदी सरकार को लाया, और मोदी सरकार अभी जिस तरीके से काम कर रही है, जैसे पुलवामा वाली आतंकवादी हमले के बारे में हो, देश के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के हो, उससे लोग काफ़ी खुश हैं। तो आखिर जब देश के संबंधों को लेकर के खुश हैं, और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अभी सैटेलाइट वाले मामले में देखा जाए तो इन सब चीज़ों को लेकर के अगर जनता खुश है तो वो कांग्रेस पार्टी को क्यों आखिर वो विकल्प के रूप में चुने? देखिए, आप ये भी बहुत अच्छा वाजिब क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि जो हमारा जो प्रधानमंत्री है, वो हमारा प्रधानमंत्री बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री हो चुका है। आज आप देखिए, लगभग सारे देश का दौरा कर चुका है भारत का प्रधानमंत्री, लेकिन आज एक भी बड़ा इन्वेस्टर देश में आया क्या? नहीं आया। साथ ही साथ आपने बोला कि देश की सुरक्षा बल कहाँ सुरक्षित है? अगर सीआरपीएफ की कैंप की बस जा रही है तो आप सोचिए, उन जो हम जिनकी सुरक्षा के बल पर चैन की नींद सोते हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो कैसा देश सुरक्षित है? कैसा चौकीदार है? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पाकिस्तान से बदला लेना ही चाहते हैं तो आप फिर नवाज शरीफ के उसमें क्यों गए? दूसरी बात, अगर पुलवामा हमला हुआ तो आपने उसका जो जवाब दिया, तो क्या विपक्ष या मीडिया, जो विदेश की मीडिया हो, पाकिस्तान की मीडिया, जो हमारे सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकती, तो क्या आप उसका जवाब नहीं दे सकते हो? दूसरी बात। तीसरी बात, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी बात सामने नहीं आई, इतना बड़ा हमला हुआ। लेकिन यही
अप्रैल महीने 2012 में जो कांग्रेस की सरकार यूपीए 2 ने जो सैटेलाइट बनाया था उसका परीक्षण वैज्ञानिकों के द्वारा अभी हुआ है, तो उसका श्रेय लेने के लिए मोदी जी स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो कितने शर्म की बात है कि आप उन सैनिकों की शहादत में आप सामने नहीं आते हैं और अपने चुनाव आने समय अपना श्रेय लेने के लिए आप इस सैटेलाइट का भी आप अपना श्रेय मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस मोदी सरकार ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जो देश के आने वाले भविष्य में वो काम हो। आप चाहे देख लीजिए, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, कहाँ कुछ हुआ? क्या हम इससे नोटबंदी से हमारे देश का भविष्य बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि जो 500,000 की नोट जब बंद हुई तो सबसे ज़्यादा समस्या किसी हुई? आम पब्लिक की हुई। कौन बड़ा आदमी किसको कहाँ हुआ? नहीं हुआ। सरकार आज तक कोई बड़े डाटे अपने नहीं प्रस्तुत कर पा रही है। कौन कब रक्षा मंत्री कौन कब रहता है इसका कोई पता नहीं है। मंत्रालय में क्या 2 ही हैं? तो ये भी एक हमारे लोकतंत्र में जो संविधान है, लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र को खतरा मोदी सरकार से है। पिछली बार देखने में ये आया था कि जो मोदी थे, नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2 जगह से अपना वो नामांकन किया था, और इस बार भी ये देखने में आ रहा है कि राहुल गांधी ने भी 2 जगह से किया। क्या ये नामांकन 2 जगह से करना या नेताओं का एक तरीके से ये डर है कि जो है हम एक जगह से हार जाएंगे? इसकी क्या वजह है? आप क्या देखिए, ये हारने की बात नहीं है। राहुल गांधी जी की जो अमेठी सीट है वो उनका अपना एक परिवार का तरह है। वहाँ एक राजनीतिक संबंध नहीं है, वहाँ एक पारिवारिक संबंध है। और रही बात, हम चाहे इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी पे भी चलते हैं, तो जब भी इनकी सरकार आई हमेशा दक्षिण भारत से एक सीट से चुनाव जरूर लड़े हैं। और दक्षिण भारत के लोगों की एक मन में एक उत्साह है कि हमारा नेता यहीं से लड़े, इसलिए राहुल गांधी ने इस बार जो है दक्षिण भारत से वायनाड सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जो बेरोजगारी का जो आंकड़े अभी मतलब न्यूज़पेपर में दिखाए गए, इंडियन एक्सप्रेस ने निकाला, तो मोदी सरकार के जो टाइम पे जो बेरोजगारी एक तरीके से बढ़ गई है, तो क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे, तो उनका कोई वैसी प्लानिंग है कि जो सही में वो रोज़गार देने में सक्षम होंगे? आखिर ये भी कहा जाता है कि जो सरकारी नौकरियां होती हैं वो केवल 2% ही होती हैं, बाकी तो 98% तो एक तरीके से प्राइवेट जॉब्स ही हैं, मतलब लोगों के लिए। तो ये किस तरीके से पॉसिबल होगा? देखिए, एक हमारे पास एक एनएसओ है, एनएसओ ने अपना डाटा निकाला है कि 45% से ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ रही है, और जिसको मोदी सरकार ने इस आंकड़े को पब्लिश नहीं किया है। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या विपक्ष आएगा तो क्या रोज़गार के संसाधन बढ़ेंगे? तो कहीं ना कहीं आप अभी पिछले 3 राज्यों के चुनाव में आप जाइए, उन्होंने जितने वादे किए तो लगभग पूरे कर लिए हैं। चाहे वो किसान कर्ज माफ़ी हो, युवाओं को रोज़गार के लिए 100 दिन का जो वादा किया वो भी कर लिया। तो कहीं ना कहीं रोज़गार देश में बहुत है और शिक्षित लोगों की कमी भी नहीं है। लेकिन ये मेन सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार की मानसिकता किधर है, क्या सत्ता स्थापित करने की है या देश में विकास करने की। तो ये हमसे बात कर रहे थे अभी अतुल दुबे जी। अतुल दुबे जी एनएसयूआई के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और हंसराज कॉलेज में छात्र भी हैं। हमसे बात करने के लिए अतुल दुबे जी, शुक्रिया आपका।